नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, NCERT क्लास 6 की पूरी बुक का ही है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि करंट के एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम हो या UPSC के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर मौसम के बारे में समझते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो हमें उन्हीं कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते होंगे। इसके विपरीत ऐसे भी मौसम होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते होंगे। तो दोस्तों, सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम होते हैं, जैसे कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, जिसे हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे हम वर्षा कहते हैं, तथा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जिसे हम शरद कहते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती, जिसके कारण जो है उत्तर भारत के तापमान में हमें कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। अगर हम बात करते हैं इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु की, तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपने भारत में भी देखा होगा कि यहाँ पर हमें गर्मी के मौसम में गर्म एवं शुष्क हवा देखने को मिलती है, जिसे हम लू कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में जो है दोस्तों, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है। इसलिए हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। तो आप यहाँ पर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम के बारे में बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रकार आता है, जिसे हम वर्षा का मौसम भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून हम कहना किसे चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम अरब की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। जब अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। इसका मतलब दोस्तों, जो अरब सागर की शाखा है वह भारत के केरल राज्य में सबसे पहले आती है जून के प्रथम सप्ताह में। यहाँ यह पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसूनी प्रस्फोट कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए, मानसूनी प्रस्फोट किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये हमें इस बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इसे आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, जब दक्षिण पश्चिम वाला मानसून जो है यह भारत में प्रवेश करता है तो यह केरल के तटों से टकराकर वर्षा कर देता है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई अधिक होती है। इसी के कारण जो है तमिलनाडु पश्चिम घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है।
अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस राज्य में हमें सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, तो वह है तमिलनाडु। आप यहाँ पर राजस्थान मत टिक करिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हमें सबसे कम वर्षा तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो मानसून के लौटने का मौसम होता है, उस समय जो पवन है वह स्थल से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसका मतलब इस समय पवन जो है वह स्थल से जल की ओर जाती है, क्योंकि पवन गर्म स्थल से ठंडे स्थल की ओर बहती है। इसीलिए लौटते मानसून में पवन स्थल से जल की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा हमें तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है, जबकि अगर हम बात करें मानसून के लौटने के मौसम की, तो हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा देखने को मिलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दोस्तों जलवायु के बारे में बताया गया है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जलवायु किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा के मौसिम से, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भारत की कृषि को हम मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून के कारण ही फसलों का अच्छा उत्पादन हो पाता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल हैं, ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु में हमें अंतर देखने को मिलता है। तटीय क्षेत्र मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम जलवायु की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं, तो जलवायु को हम उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी के आधार पर पता लगाते हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी। तो तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना तो अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानेसर में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि यह उनकी स्थिति, ऊंचाई व समुद्र तल से दूरी के आधार पर वहाँ के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों, अब हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, झाड़ी किन्हें कहा जाता है? जो पौधे छोटे होते हैं उन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम और आम। नीम और आम के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और इन वृक्षों में बहुत अधिक शाखाएं होती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। नारियल वृक्ष में हमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है।
घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की डिटेल दी गई है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? ऐसे पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ अलग अलग जलवायु में पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, वनस्पति को उगने के लिए वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम का काफ़ी असर होता है और वर्षा की मात्रा भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पति को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। उनके नाम क्या क्या हैं आपको याद रखने हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जिसे हम मौसमी वन भी कहते हैं, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन से लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इन 5 के नाम याद रखने हैं। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन्हें कहा जाता है? यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपने पत्तियाँ गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हें सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है कि यह भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, एवोनी तथा रोजवुड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महोगनी, एवोनी तथा रोजवुड किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, किस प्रकार के वन हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं और यह भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के कौन कौन से उदाहरण हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सागौन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आप यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हो कि यह किस प्रकार दिखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने कैक्टस का पेड़ देखा ही होगा, उसमें आपने कांटे देखे होंगे, तो वह उस पेड़ की पत्तियाँ होती हैं। जो कांटे होते हैं वह उनकी पत्तियाँ होती हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये सभी कटीली झाड़ियों के उदाहरण हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं। तो आपको इनके भी एग्जाम्पल याद रखने हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह किस प्रकार दिखते हैं। पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं पाइन तथा देवदार। दोस्तों, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शंकुधारी वन के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आपको बताने होंगे चीड़, पाइन तथा देवदार। मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में ही रह सकते हैं। कौन से पानी में? खारे पानी में। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा सुंदरवन। तो आपको ध्यान रखना है कि सुंदरी कहाँ के वनों की प्रजाति है? यह मैंग्रोव वनों की प्रजाति है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वन हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि यह प्रकृति की मिट्टी को बांधे रखते हैं और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन तो प्रदान करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वन से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हमने पढ़ा कि भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जिसे हम मौसमी वन भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कटीली झाड़ियाँ, उसके बाद हमने पढ़ा पर्वतीय वन, उसके बाद हमने पढ़ा मैंग्रोव। तो यह भारत में 5 प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और आपको उनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वन्य प्राणी। अब हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जितने भी वन्य प्राणी हैं वह जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसका मतलब वनों में रहना अधिक पसंद करते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं? तो एशियाई शेर गिर वन में पाए जाते हैं। गिर कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा असम राज्य में पाया जाता है और यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। हाथी कहाँ मिलते हैं दोस्तों? केरल एवं कर्नाटक राज्य में।
ऊँट भारत के रेगिस्तान में मिलता है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। दोस्तों जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों जंगली बकरी, हिम तेंदुआ तथा भालू यह हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो उद्यान किस लिए बनाए जाते हैं? दोस्तों उद्यान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों सांप की प्रजाति के बारे में बताया गया है जो कि कोबरा और करैत प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियाँ तेज़ी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो अब आप यहाँ समझ गए कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क तथा पशु विहार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि वनों को काटने से बचाने के लिए व जानवरों को शिकार से बचाने के लिए हमें नेशनल पार्क, पशु विहार और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती मतलब हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ बताई गई है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो आप इन्हें ध्यान रखिए कि नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए और वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को। तो अब दोस्तों हमें चैप्टर के लास्ट में प्रवासी पक्षियों के बारे में बताया गया है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि एक विशेष मौसम में दूसरे देशों से भारत में आते हैं। तो उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।